हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम कोलराउस के नियम के 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनी शैल व वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटनी शैल व वैद्युत अपघटन। पहले वैद्युत अपघटनी शैल की बात करते हैं। आप जानते हो, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो उस समय मैंने शैल 2 प्रकार के बताए थे। एक तो बताए थे वैद्युत रासायनिक शैल और एक बताए थे वैद्युत अपघटनी शैल। ध्यान आ गया। वैद्युत अपघटनी शैल वे युक्तियाँ होती हैं जो विद्युत ऊर्जा को, ध्यान करो, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो युक्तियां, जो उपकरण बदलती हैं, वे उपकरण कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी शैल। ध्यान करो, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्तियां, उपकरण वैद्युत अपघटनी शैल कहलाते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले शैल, उपकरण कहलाते हैं वैद्युत रासायनिक शैल। तो सिंपल भाषा में कहूँ, वैद्युत अपघटनी शैल क्या है? वे युक्तियाँ जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, वैद्युत अपघटनी शैल कहलाती हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको, ये बात आप पहले भी जानते हो। नहीं जानते तो अब क्लियर है। वे युक्तियाँ जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं, वैद्युत अपघटनी शैल कहलाती हैं। अब ढंग से देख लो भाई, वैद्युत अपघटनी शैल जो होता है, मान लो ये एक वैद्युत अपघटनी शैल है, ठीक है। वैद्युत अपघटनी शैल के अंदर भरा होता है, क्लियर कर लेना एक एक शब्द को, वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन। इसके अंदर क्या भरा होता है? वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट जानते हो आप, अम्ल, क्षार या लवण। ध्यान है क्या? वैद्युत अपघट्ट अम्ल, क्षार या लवण का जलीय विलयन भरा होता है। तो वैद्युत अपघटनी शैल में, ये वैद्युत अपघटनी शैल मानो इसे, उसके अंदर वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन भरा होता है। 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब छड़। दो छड़ लगे होते हैं। दिख गई मेरी बात? 2 छड़ दिख रही हैं आपको? तब वैद्युत अपघटनी शैल ये बन चुका है। इसमें वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन भरा हुआ है। एक छड़ बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट होती है और दूसरी बैटरी के माइनस सिरे से। तो जो बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट होगी वो कहलाएगी वो छड़ धनाग्र, और जो बैटरी के माइनस से कनेक्ट होगी वो कहलाएगी ऋणाग्र। सही है? अच्छा, बड़े ध्यान से सुनना। वैद्युत अपघटनी शैल में आपको वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन भरा होगा। इसके अंदर 2 छड़ लगी होंगी धातु की। जो छड़ बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट होगी वो धनाग्र और जो माइनस सिरे से कनेक्ट होगी वो ऋणाग्र। अब यहाँ एक बात और सुनो, यहाँ जो धन छड़ है, जो धनाग्र है, जो बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट है, वो धनावेशित छड़ एनोड और ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाती है। देखो, वैद्युत रासायनिक शैल में आपको ध्यान होगा, वैद्युत रासायनिक शैल में अलोन पढ़ा था आपने। वैद्युत रासायनिक शैल, डैनियल शैल, वहाँ पर एनोड नेगेटिव था, यहाँ एनोड पॉजिटिव है। ढंग से सुन लेना, चिन्ह जस्ट उल्टे हैं वैद्युत अपघटनी शैल में।
वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड का चिन्ह पॉजिटिव है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव था। मतलब यहाँ धनावेशित छड़ जो है वो एनोड कहलाएगी और ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाएगी। ढंग से देख लो, ये अच्छा। वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघट्ट का विलयन बना होगा तो इसमें धनायन और ऋणायन होंगे। ये कौन सा सेल बना रहा हूं मैं? वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघट्ट जैसे कोई लवण, अम्ल या क्षार का जलीय विलयन भरा होगा, विलयन भरा होगा तो विलयन लवण का भर रहा है तो धनायन और ऋणायन होंगे। धनायन किधर गमन करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर, और ऋणायन किधर गमन करेंगे? एनोड की ओर। सही है। अच्छा, धनायन कैथोड की ओर, ऋणायन एनोड की ओर। तो धनायनों का कैथोड पर अपचयन होगा। सही है। मान लो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये HCl का जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? HCl का। तो इसके अंदर विलयन में H+ आयन होंगे और Cl- आयन होंगे। बड़े ध्यान से समझना। धनायन आप समझ सकते हो किधर गमन करेंगे? कैथोड की ओर। ऋणायन किधर गमन करेंगे? एनोड की ओर। धनायनों का कैथोड पर अपचयन होगा और ऋणायनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। ढंग से समझ लो, समझ में आ जाएगा भाई। सीधी सी बात है, धनायन जो है दिख रहे हैं आपको, विलयन में H+ आयन है। धनायन कैथोड की ओर गमन करेंगे। ले भाई, तो कैथोड की क्रिया, धनायन कैथोड की ओर गमन करेंगे, H+ आयन जाएंगे। दो के लिए समझाता हूं, बैलेंस करने में आसानी रहेगी। धनायन कैथोड पर गए, कैथोड कैसा है? ऋणावेशित है, इस वजह से धनायन कैथोड की ओर गए। वहां पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। सही है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये उदासीन हो जाएंगे। उदासीन कैसे? 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो HH बनाएंगे। अरे 2H+ हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो HH बनाएंगे और HH आपस में बंध बना के क्या बना लेंगे? H2। तो कैथोड पर जो क्रिया चल रही है आप ढंग से देख लो, अपचयन की क्रिया चलती है। अपचयन की चल रही है। वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हो, वैद्युत रासायनिक सेल में भी कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया चलती है और यहां भी अपचयन की अभिक्रिया चल रही है। कैथोड पर धनायन जा रहे हैं, कैथोड पर अपचयन हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर धनायन का ऑक्सीकरणांक +1 है और यहाँ पर ऑक्सीकरणांक हाइड्रोजन का कितना है? 0। ऑक्सीकरणांक +1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरणांक में कमी तो अपचयन। अच्छा, एनोड की क्रिया की बात करें बेटा, एनोड पर कौन जाएंगे? एनोड है पॉजिटिव तो एनोड पर Cl- जाएंगे। दो के लिए समझाता हूं, ये एनोड जो है ये धनावेशित है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Cl- 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 2 Cl बचेंगे जो आपस में जुड़ के Cl2 बना लेंगे। Cl- हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, प्रत्येक ने 1-1, तो 2 Cl बने जिन्होंने आपस में बंध बना के Cl2 बना लिया। यहाँ पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है। क्लियर है क्या? अभिक्रिया ऑक्सीकरण की। देखो यहाँ Cl का ऑक्सीकरणांक -1 से कितना हो रहा है? 0। तो ऑक्सीकरणांक में वृद्धि तो हो रही है, -1 से 0 वृद्धि है, -1 कम होता है 0 से। तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा सकता हूं क्या? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ढंग से सुना। वे युक्तियां जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, वहां वे युक्तियां जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन भरा होता है। इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं और धनायनों का कैथोड पर अपचयन होता है। फिर ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं, ऋणायनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। कुल मिलाकर के धनायन और ऋणायन दोनों का उदासीनीकरण होता है। ढंग से देखो, धनायन भी उदासीन हो रहे हैं, ऋणायन भी उदासीन हो रहे हैं। धनायन कहाँ उदासीन होंगे? कैथोड पर अपचयित होकर। ऋणायन कहाँ उदासीन होंगे? एनोड पर ऑक्सीकृत होकर। और यह क्रिया कहलाती है वैद्युत अपघटन। है क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन। धनायनों का कैथोड पर अपचयन और ऋणायनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होना, यह क्रिया क्या कहलाती है? यह घटना क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन कहलाती है। अब देख लो, लड़का कहता है साहब ये भी समझाओ ये वैद्युत अपघटनी सेल कैसा है। मैंने कि अपना दिमाग लगाओ, वैद्युत अपघटनी सेल क्या करता है। लड़का कहता है मुझसे यह वह युक्ति है वैद्युत अपघटनी सेल जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाता है, या विद्युत ऊर्जा को देखो, ये बैटरी विद्युत ऊर्जा दे रही है। हाँ साहब, अब विद्युत ऊर्जा से ही तो इस बैटरी की विद्युत ऊर्जा, बैटरी विद्युत धारा दे रही है, विद्युत ऊर्जा दे रही है। बिल्कुल, इससे इसमें अभिक्रिया चल रही है। हाँ साहब, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन यहाँ जा रहे हैं, ऋणायन यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर अभिक्रिया चल रही है। हाँ जी साहब, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिक्रिया चल रही है तो रासायनिक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी क्या? अरे अभिक्रिया चल रही है और अभिक्रियाओं से क्या उत्पन्न होगी? रासायन। तो इसमें देखो तो ये वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया चला करके रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये एक वैद्युत अपघटनी सेल है। दोनों आपको ढंग से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, हेडिंग डालो वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटनी सेल व वैद्युत अपघटन। लिखो इसमें वे युक्तियां जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती हैं। आगे लिखो, वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघटन की क्रिया चलती है। वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघटन की क्रिया चलती है। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो, वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा होता है। वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा होता है। वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा होता है। आगे लिखो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड पर अपचयित होते हैं। धनायन कैथोड पर अपचयित होते हैं
वे ऋणायन एनोड पर ऑक्सीकृत होते हैं। ऋणायन एनोड पर ऑक्सीकृत होते हैं। यह क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। यह क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। अब एक काम करो, पहले ये जो गोले में लिख रहा है इसको ना लिखें, पहले ये डायग्राम बनाओ पूरा, और ये जो गोले में लिख रहा है इसको इसके नीचे लिखो। समझ जाना, इसमें मैंने वैद्युत अपघट्ट HCl का विलयन भरा है। क्लियर? तो पहले ये डायग्राम और ये साइड का ये लिख लेना, केवल गोला वाली चीज को जो ये है ना, ये एनोड और कैथोड के, इसको छोड़ देना, इसको लिखना नीचे। अब फटाफट ये काम करो। जल्दी डायग्राम वायग्राम बना के कंप्लीट कर लो। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो। तो ध्यान याद रखना क्या क्या बात, कि भाई वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड व एनोड के चिन्ह जो हैं वो उल्टे हैं वैद्युत रासायनिक सेलों से। धनायनों का कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड ऋणायनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। सही है? अच्छा, अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये से फटाफट जिसे नहीं लिखा है वो कंप्लीट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं वो बहुत कठिन है, ढंग से समझना है ना। पहले ही सावधानी, पूरी जान लगा देना समझने में। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया तो आपके समझ में आ गई, वैद्युत अपघटनी सेल में होती है। वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायनों का कैथोड पर अपचयन और ऋणायनों का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन। क्लियर? अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो टॉपिक देखो, बड़ी कठिन टॉपिक है, ढंग से पढ़ना। वैद्युत अपघटन का मात्रात्मक पहलू। वैद्युत अपघटन का मात्रात्मक पहलू, एक एक शब्द को सुनना, समझना, पीछे लिखना आराम से। देखो ये साइड में मैं बना रहा हूं एक वैद्युत अपघटनी सेल। इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। विलयन में M+N आयन है और ये है कैथोड और ये है एनोड। ढंग से बगल में देखते चलना। ये दोनों बैटरी से कनेक्ट हैं, ये बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट है, ये माइनस से कनेक्ट है, ये कैथोड है। विलयन में धनायन है, पर धनायन आप देख लो कौन से धनायन है, M+N आयन है। क्लियर? विलयन में M+N आयन। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बताओ ये M+N आयन कहाँ जाएंगे? लड़के ने कहा कैथोड पर जाएंगे। कैथोड पर क्या ग्रहण करेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैटरी दे रही है ये भाई, ये बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट करा तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ये ऋणावेशित हो गई ये छड़।
अरे ये कैथोड ऋण आवेशित है, क्यों? क्योंकि बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट है, तो बैटरी इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, छड़ को, कैथोड को। तो M+N आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, और क्या होगा? इनका उदासीन होंगे, है ना। तो क्या होगा? कैथोड की क्रिया, चलो डायरेक्ट करता हूं। M+N आयन है, सही है, वो कैथोड पर जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उदासीन होने के लिए? N इलेक्ट्रॉन, और M बनाएंगे। बोलो यही अभिक्रिया चलेगी कि नहीं कैथोड पर? अपचयन की अभिक्रिया है या नहीं है? मैं कैथोड की बात कर रहा हूं केवल। धनायन कैथोड पर गए, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M बना रहे। भाई जैसे ये Zn+2 होता तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता? 2, और Zn बनाता। ये Al+3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता और M बनाता। तो ये क्लियर है आपको। M+N आयन N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कैथोड पर और M बनाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अपचयन की अभिक्रिया है, सही है। अच्छा, मान लो ये माना, ये आपके पास बिलियन में 1 मोल M+N आयन है। ये M+N आयन बिलियन में कितने हैं दोस्तों? 1 मोल हैं। तो बताओ ये कैथोड पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? लड़के ने कहा N मोल। भाई 1 मोल के लिए N मोल ही तो चाहिए, ढंग से देख लो। 1 M+N के लिए N इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 1 मोल है तो ये N मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए कैथोड पर? तो M+N आयन जो है, 1 मोल M+N आयन N मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएंगे? उदासीन। और ये कितना बनेगा? 1 मोल। बड़ो ये समझ लो, पर रिएक्शन कह रही है, मैं कुछ नहीं कह। 1 M+N आयन N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 M बनाता है। तो अगर ये हमने माना 1 मोल लिया, तो 1 मोल N मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 मोल बनाएगा, सही है। अच्छा, अब बात को समझना, क्लियर? अच्छा, अब मैं कह सकता हूं N मोल इलेक्ट्रॉन, ढंग से देख लो, उदासीन करते हैं। N मोल इलेक्ट्रॉन उदासीन करते हैं। अरे M+N आयन उदासीन तो हो रहा है। N मोल इलेक्ट्रॉन उदासीन करते हैं, बराबर करके लिख सकता हूं 1 मोल M+N आयनों को। बोलो गलत है क्या? बोलो ये सही लिखा है क्या? सोच समझ के हर चीज है। चूंकि लगा देता हूं। N मोल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 मोल N मोल इलेक्ट्रॉन उदासीन करते हैं 1 मोल M+N आयनों को। गलत तो नहीं कहा। अब मुझे यही बात बताओ, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फिर उदासीन करेंगे, अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन उदासीन करते हैं, बताओ कितने को? चूंकि है 1 के लिए ज्ञात करेंगे तो 1/N आ जाएगा। अरे यार सही है ना? बोलो गलत तो नहीं लिखा? भाई N मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल M+N आयनों को उदासीन करते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने को उदासीन करेंगे? 1/N मोल M+N आयनों को। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अर्थात मैं वैसे लिख सकता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे आवेश। बड़े ध्यान से सुन लो भाई, कुछ बातें मैं इधर नोट कर रहा हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है 1 फैराडे, जो होता है 96,500 कूलम। स्टैंडर्ड बात है, याद रख लो। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर 1 फैराडे आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है।
1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर 1 फैराडे आवेश होता है। सिंपल कहूं तो 96,500 कूलाम आवेश होता है। क्लियर? तो 1 फैराडे आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना आवेश? 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है 1/n मोल m+n आयनों को। गलत तो नहीं लिखा, वही चीज लिख दी मैंने, पर अब के अलग तरह से लिखी है। पहले मैंने लिखा था 1 मोल इलेक्ट्रॉन उदासीन करते हैं 1/n m+n आयनों को। तो 1 फैराडे आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 फैराडे होगा, तो 1 फैराडे आवेश उदासीन करते हैं 1/n मोल m+n आयनों को। क्लियर? अरे सही है। अच्छा, तुम्हारे पास इधर क्या मान है? 1/n मोल है m+n आयनों के। मैं इनका ग्राम तुल्यांक निकालना चाहूंगा, अर्थात ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला इधर देख लो, ढंग से देखते चलो। ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांक बराबर मोल इनटू बैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला है ग्राम तुल्यांक का। ग्राम तुल्यांक और मोल में संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। मोल भी पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, ग्राम तुल्यांक भी पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। ग्राम तुल्यांक और मोल में रिलेशन है, देख लो। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है मोल इनटू बैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक। ध्यान करो, सॉल्यूशन चैप्टर नॉर्मलता पढ़ी थी। अच्छा, मैं यहाँ ग्राम तुल्यांक निकालूं, इधर निकाल रहा हूँ, रख में देख लो। मोल कितने हैं आपके पास? 1/n मोल। और बैलेंसी फैक्टर कितना है? बैलेंसी फैक्टर यही होगा, धनायन का बैलेंसी फैक्टर उसका आवेश होता है, आवेश n ही तो है, f+n, n एक ही बात है। तो 1/n इंटू n संयोजकता गुणांक, धनायन का संयोजकता गुणांक उसका आवेश होता है, तो कितना आएगा? बराबर 1। ढंग से देख लो, इस चीज को मैंने इधर लिख दिया है, समझ जाओ आप, ताकि मतलब 1 मोल m+n आयन है, अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक को, मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो हमारे पास ये निष्कर्ष आ गया। 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है 1/n मोल m+n आयनों को, और 1/n मोल को अगर हम ग्राम तुल्यांक में कन्वर्ट करें तो मोल का मान तो 1/n हो गया, संयोजकता गुणांक n आ गया, तो ग्राम तुल्यांक आ गया 1। तो अपने पास अब तक ये निष्कर्ष आ गया कि 1 फैराडे आवेश जो है वो 1 ग्राम तुल्यांक m+n आयनों को उदासीन करता है। 1 फैराडे आवेश 1/n मोल m+n आयनों को, या हम कह सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक m+n आयनों को उदासीन करता है। बड़ी कठिन बात है, बड़ी तसल्ली से समझनी होंगी आपको। क्लियर? अच्छा भाई, 1 फैराडे आवेश 1/n मोल m+ आयनों को उदासीन करता है, इसको मैं ग्राम तुल्यांक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मोल का मान तो 1/n हो गया, और तो संयोजकता गुणांक बैलेंसी फैक्टर हो गया n, तो ग्राम तुल्यांक 1 ही तो आएगा। तो 1/n मोल m+n आयनों को 1 ग्राम तुल्यांक m+n आयन भी तो कह सकता हूं मैं। तो 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है 1 ग्राम तुल्यांक m+n आयनों को। क्लियर? अब एक बात और देखो इधर, बड़े ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं बहुत जोरदार से जोरदार बात चल रही है। ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। उस चैप्टर में ग्राम तुल्यांक को लिखा है नॉर्मलते के फॉर्मूले में, ध्यान करो,
पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का सिंबल मैं ई ले रहा हूँ। अब एक बात बताओ, ग्राम तुल्यांक आपके पास 1 है, इसका मान 1 है, तो W बराबर E आएगा कि नहीं? बड़े ध्यान से देख लेना, ग्राम तुल्यांक 1 है, M प्लस N का 1 ग्राम तुल्यांक है। ग्राम तुल्यांक 1 रखते हैं, W बराबर E, मतलब अर्थात इसका मतलब ये हो गया E ग्राम M प्लस N आयनों को उदासीन करता है। अरे वजन कितना होगा? तुल्यांकी भार के बराबर। तुल्यांकी 1 ग्राम तुल्यांक M प्लस N आयन है, मतलब W बराबर E, तो ग्राम में मात्रा E के बराबर होगी। ग्राम में मात्रा E के बराबर। इसका निष्कर्ष ये निकला कि 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है E ग्राम M प्लस N आयनों को। E का मतलब तुल्यांकी भार के बराबर M प्लस N आयनों को उदासीन करता है। बड़ी कठिन चीज है, पर इसको ऐसे की ऐसे ही आप लिख सकते हो तो लिखो। जैसे मैंने लिखा है, वैद्युत अपघटन का मात्रात्मक पहलू, और नीचे तक इसको नोट करो और लास्ट वाली बात को दिमाग में बैठा लो। 1 फैराडे आवेश कितने को उदासीन करता है? E ग्राम M प्लस N आयनों को। ये खोपड़ी होनी चाहिए। E ग्राम का मतलब तुल्यांकी भार के बराबर ग्राम में। इसको यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। नोट करें। तो बड़ी कठिन बात आई। मैं एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा क्या करें। देखो, मुझे तो ये समझानी है भाई बात आपको, आपकी बुक में है, क्या करें? करना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, बुद्धि चलानी पड़ेगी, खोपड़ी घुमानी पड़ेगी। सामने एक बार फिर देखो, फिर लिख लेना पॉज करके, क्या टाइम लग रहा है लिखने में। M प्लस N आयन है विलयन में, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो कैथोड पर उदासीन हो जाते हैं, ये तो दिख गया। माना ये 1 मोल है, तो 1 मोल M प्लस N आयनों को कितने मोल इलेक्ट्रॉन उदासीन करेंगे? N मोल। और M कितना बनेगा? 1 मोल। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, N मोल इलेक्ट्रॉन उदासीन करते हैं। लड़के ने कहा 1 मोल M प्लस N आयनों को, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने को उदासीन करेंगे? 1/N मोल M प्लस N आयनों को। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है 1/N मोल M प्लस N। अब मैंने इसको ग्राम तुल्यांक में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला है बगल में, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल 1/N हो गया, वैलेंसी फैक्टर N हो गया। तो इसका मतलब ये निकला कि 1 फैराडे आवेश 1 ग्राम तुल्यांक M प्लस N आयनों को। अब इस ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला एक ये भी होता है, ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार। जब 1 ग्राम तुल्यांक का मान 1 आ रहा है तो W बराबर ही आएगा। अरे ग्राम तुल्यांक का मान 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इसका मान 1 आ रहा है तो W बराबर E, मतलब E ग्राम M प्लस N आयनों को 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है। तो यहाँ तक समझाया मैंने। 1 फैराडे कह लो, या इसको कितना भी कह सकते हैं, 96,500 कूलाम। बोलो गलत है क्या? 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है E ग्राम M प्लस N आयनों को, या ऐसे कह लो 96,500 कूलाम आवेश उदासीन करता है E ग्राम M प्लस N आयनों को। ये लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है E ग्राम M प्लस N आयनों को। क्लियर? अब इसमें जो कुछ नोट करना है फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो मैं अब इस पर लास्ट वाला बात है आपके याद रह जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है, लिख लो संग की संग। 5 फैराडे आवेश 5 फैराडे आवेश कितने ग्राम Fe+2 आयनों को उदासीन करता है? कितने ग्राम Fe+2 आयनों को उदासीन करता है? और कोष्टक में Fe का परमाणु भार भी दे देता हूं, वो होता है चलो 56 ग्राम प्रति मोल, इसका मात्रक है परमाणु भार का। क्लियर? क्लियर? तो 5 फैराडे आवेश कितने ग्राम Fe+2 आयनों को उदासीन करता है? अब देखो इधर, आपको पता है चूंकि 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है, वो लास्ट वाली लाइन उदासीन करता है ई ग्राम M+N आयनों को। ये लास्ट वाली लाइन है, वहां से उठाई है मैंने। सही है? 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है ई ग्राम M+N आयनों को। क्लियर? अच्छा, लड़का कहता है साहब ये बात तो हमारी क्लियर है। ई का मतलब है तुल्यांकी भार, आपको तुल्यांकी भार निकालना होगा है Fe+2 आयनों का, M+N आयनों का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालो, परमाणु भार बटे संयोजकता गुणांक। Fe+2 आयनों का परमाणु भार कितना है? वो Fe का होगा, वही Fe+2 का होगा। पर इस दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का ही तो अंतर है। Fe और Fe+2 में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का भार तो नगण्य होता है, नगण्य। तो Fe+2 का तुल्यांकी भार निकालोगे तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है इसका परमाणु भार बटे इसका संयोजकता गुणांक। Fe का परमाणु भार ले लो चाहे Fe+2 का ले लो, लगभग बराबर आएगा, वो तो 56 ही आएगा, बटे इसका संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक कितना है इसका? 2। Fe+2 का संयोजकता गुणांक 2, तो ये आ गया 28। सही है? इसको Fe का तुल्यांकी भार कह लो चाहे Fe+2 का कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, 28 आ जाएगा, ग्राम में आएगा ये। क्लियर? तो ये 28 आ गया। अब निकाल लो। आता है, हम लिख सकते हैं 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है कितने को? ई ग्राम। ई कितना आया? ई तुल्यांकी भारित है 28 ग्राम M+N आयनों को। M+N की जगह कौन सा आयन आ जाएगा? Fe+2 आयनों को। बड़े दिमाग से समझना भाई। 1 फैराडे आवेश 28 ग्राम को ही तो उदासीन करेगा, तुल्यांकी भार के बराबर। तुल्यांकी भार निकाला, वो 28 आया। तो 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है 28 ग्राम Fe+2 आयनों को। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 फैराडे आवेश, इसलिए 5 फैराडे आवेश उदासीन करता है बराबर 28 गुना 5, 8 पंजे 40। हासिल लगी कितनी? हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन ने यही पूछा है, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
लड़का कहता है वीडियो को पोज करके नोट करो, कोई दूसरा तरीका बता दो। चलो इसको पोज करो, एक तरीका और बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। देखो इधर, ये कठिन लगा हो तो सिंपल तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका देखो, क्वेश्चन यही है, Fe+2 आयन है, समीकरण तो बना सकते हो। हाँ साहब, Fe+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होगा, Fe बनाएगा। सही है? अच्छा, माना ऐसा कर सकते हो, ये 1 मोल, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को उदासीन करने के लिए Fe+2 को? 2 मोल। और ये कितना बनेगा? 1 मोल। 2 मोल का आवेश 2 फैराडे। सही है? और 1 मोल का परमाणु भार 56 ग्राम। क्लियर कर लो, 1 मोल पदार्थ का वजन उसके अणुभार या परमाणु भार के बराबर होता है। स्टैंडर्ड कह रहा हूँ, 1 मोल का वजन उस पदार्थ के अणुभार या किसके बराबर होता है? परमाणु भार के। अब या तो परमाणु भार चलेगा क्योंकि परमाणु है Fe, तो सीधी सी बात है 2 फैराडे आवेश से 56 ग्राम मिल रहा है, तो 5 फैराडे से चूकी जमा कर दो भाई। 2 फैराडे आवेश उदासीन करता है कितने? 1 मोल का वजन परमाणु भार के बराबर। Fe का परमाणु भार 56 है, Fe+2 का भी 56 है, तो चूंकि जमा लो सिंपल तरीके से। 2 फैराडे आवेश उदासीन करता है, बता कितने? 56 ग्राम Fe+2 को। अरे यार, 2 मोल का आवेश 2 फैराडे, 1 मोल का वजन परमाणु भार के बराबर, तो 2 फैराडे आवेश उदासीन करता है 56 ग्राम Fe+2 को, तो 1 फैराडे आवेश उदासीन करता है, बता कितने को? 56/2 ग्राम Fe+2 आयनों को। तो उसने कितना दिया है? उसने दिया है 5 फैराडे आवेश उदासीन करता है 56/2 गुना 5, उतना ही आ जाएगा। और 56/2 करोगे तो 28, 28 गुना 5 वही 140 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते थे, यह तरीका थोड़ा इजी पड़ेगा। ऐसे भी नोट कर लो, समीकरण बना करके करो, ज़्यादा सरल रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। उदासीन वाले आ जाए तो, पर बुद्धि आपको ही लगानी होगी, समझने की कोशिश आपको ही करनी होगी। मैं तो समझा सकता हूँ। नोट करें, इस तरीके को भी लिख लो अथवा लगा करके। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, कुछ इससे मिलता जुलता। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देता हूं। और इसको खुद करने की कोशिश करना है ना, खुद तो नहीं कर पाओगे इसलिए समझा रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन देखो, AlCl3 के विलयन में 5 एम्पियर की विद्युत धारा, कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की। 5 मिनट तक प्रवाहित की तो कैथोड पर प्राप्त एल्यूमिनियम धातु
की मात्रा बताइए, मतलब ग्राम में मात्रा बताइए ना। और एल्यूमिनियम का परमाणु भार मैं आपको बता देता हूँ 27 होता है। चलो लिख देता हूँ। कुछ लड़के करने चाहें तो कर सकते हैं, 27 ग्राम प्रति मोल। कुछ पचना चाहें तो पच सकते हैं, पर श्योर है मुझे नहीं होगा आप पर। फिर भी अपनी बुद्धि लगाना चाहो तो लगा लो भाई। क्लियर? देखो अब इधर समझो, पहले सोचा करो हर चीज में। AlCl3 का विलयन है, इसमें Al+3 आयन भी होंगे और Cl- भी होंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करी है, धनाग्र ऋणाग्र, ऋणाग्र धनाग्र समझ गए होंगे, ये कैथोड है। धनायन किधर जाएंगे AlCl3 के विलयन में? धनायन कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु मिलेगी। सही है? समीकरण बना करके करता हूँ। Al+3 कैथोड पे ही तो मिलेगी एल्यूमिनियम धातु, और Al+3 आयनों से मिलेगी। Al+3 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Al बनाते हैं। उसी तरह से माना ये विलयन में 1 मोल है Al+3 आयन, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, और तब जा करके एल्यूमिनियम 1 मोल बनेगा। कैथोड पर एल्यूमिनियम 1 मोल बनेगा। 1 मोल का मतलब 27 ग्राम। 1 मोल का वजन फिर कह रहा हूँ परमाणु भार के बराबर होता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉनों से 27 ग्राम मिलेगा ये कैथोड पर एल्यूमिनियम। 3 मोल इलेक्ट्रॉन से मतलब 3 फैराडे आवेश से 27 ग्राम मिलेगा। 3 फैराडे आवेश से 3 मोल इलेक्ट्रॉनों से 1 मोल बनता है। 3 मोल इलेक्ट्रॉनों से 27 ग्राम मिलता है। 3 फैराडे आवेश से 27 ग्राम मिलता है। 3 फैराडे मतलब 3 × 96,500 कूलाम से 27 ग्राम मिलता है ये। अरे 1 फैराडे 96,500, अगर आप बिलियन में 3 × 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करोगे तो कैथोड पर ये 27 ग्राम मिलेगा। सही है? अच्छा, आपको उसने क्या दिया? I का मान दिया, विद्युत धारा, और समय दिया 5 मिनट। तो आपने Q का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT। पढ़ा है क्या? आवेश ज्ञात करने का। I का मान कितना है? 5 एम्पियर, और समय आपको सेकंड में लिखना है भाई। I × T, समय सेकंड में आएगा। 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 300 सेकंड बन गए। अरे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुना कर दोगे, तो ये आपके पास आवेश आ गया 1500 कूलाम। मतलब वो ये कहना चाहता है कि AlCl3 के विलयन में 5 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करी, तो 1500 कूलाम आवेश प्रवाहित किया। तो बताओ कैथोड पर एल्यूमिनियम कितना मिलेगा? चूंकि जमा लो। जब 3 × 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर एल्यूमिनियम कितना बनता है? 27 ग्राम। तो यहाँ चूंकि जम जाएगी। चूंकि सही है? चूंकि 3 × 96,500 कूलाम से कैथोड पर प्राप्त एल्यूमिनियम बराबर कितना? 27 ग्राम। तो 1 कूलाम आवेश से कैथोड पर प्राप्त एल्यूमिनियम बराबर कितना आ जाएगा? 27 × 3 × 96,500 ग्राम। तो लगा लो, 1500 कूलाम आवेश प्रवाहित किया है, तो 1500 कूलाम आवेश से कितना प्राप्त हो जाएगा? सॉल्व कर लो। 27/3 × 96,500 गुना 1500, जो आंसर आए वो निकल ही आएगा। पहले इसको समझो, फिर समझो दोबारा से। मैंने चूंकि जमाई, Al+3 + 3 इलेक्ट्रॉन समीकरण बनाई।
1 मोल इसको माना तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये 1 मोल बनेगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराड आवेश, मतलब 3 × 96,500 कूलाम से ये 1 मोल मतलब 27 ग्राम मिलेगा। तो 3 × 96,500 कूलाम से एल्यूमिनियम 27 ग्राम मिलेगा। उसने पूछा एल्यूमिनियम कितना मिलेगा, आपको कितना आवेश उसने प्रवाहित किया। उसने 5 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की है, तो Q का मान निकाल सकते हो I × T करके। 5 एम्पियर की धारा 5 मिनट मतलब 300 सेकंड तक, तो 1500 कूलाम आवेश प्रवाहित किया है। चूंकि जमा करके इजीली हो जाएगा, तो यह क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा भाई। बड़ा टफ है, मैं मना नहीं कर रहा, कठिन है, पर देख लो ये किस तरह से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके जैसा लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। पहले तो ऐसा करना, इसको लिखना इस समीकरण वाले पोर्शन को, उसके बाद इसको लिखना, फिर जा करके नीचे ये चूंकि जमाना। इस तरह से करो इसको, और आगे समझ में आएंगे धीरे धीरे। पर बड़ा कठिन टॉपिक है, आज की क्लास बड़ी कठिन है। जिसके समझ में आ गया उसके तो मज़े हैं, बाकी कोशिश सभी करें। देखो 10 में से 5 के, 10 में से 3 के समझ में आएगा, पर मेहनत करोगे, बार बार इसको पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो कठिन चीज़ कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है। क्वेश्चन नोट करें और सॉल्व करें, समझने की कोशिश करोगे तो कठिन नहीं है। जोड़ दो अपनी खोपड़ी पर जितना दे सकते हो, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। फटाफट नोट करें। तो आज ये टॉपिक पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो अब आपसे हम विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करो दोस्तों, आपसे बार बार कहता हूँ मैं।